हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन सीरीज की आज की वीडियो में हम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसके बारे में आपने हाल फिलहाल में तो जरूर सुना होगा, खासकर पिछले एक साल में जब से कोविड ने स्टॉक मार्केट में हड़कंप मचाना स्टार्ट किया था। और वो टॉपिक है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बड़े ही एसेंशियल एस्पेक्ट का, जिसका नाम है एसेट एलोकेशन। हम इस टॉपिक के डिफरेंट कंपोनेंट्स जैसे कि इसकी जरूरत ही क्यों है, इसके क्या फायदे हो सकते हैं और आप कैसे इसे अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग फ्रेमवर्क में इजीली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इसे एकदम आम भाषा में समझेंगे। और मैं आपको एक इजी एग्जांपल भी दिखाऊंगा टू इलस्ट्रेट कि आप कैसे इसे बड़ी आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही फंडामेंटल और एसेंशियल टॉपिक्स पे काफी डिटेल डिस्कशन करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं और ये आपसे मिस नहीं होने चाहिए। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं, बाकी सारे हाई फंडों को समझने से पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि एसेट एलोकेशन की जरूरत क्यों है, आखिर हमें करना क्यों चाहिए, अगर इसका कोई सेंस बनता भी है या नहीं, और अगर सेंस बनता है तो क्यों बनता है। तो एसेट एलोकेशन बेसिकली केवल एक पर्पस को सॉल्व करने के लिए, एक पर्पस को अचीव करने के लिए हम इंप्लीमेंट करते हैं अपने इन्वेस्टिंग प्लानिंग फ्रेमवर्क में, और वो मकसद है टू अचीव पोटेंशियली बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। अब यहाँ पे की टर्म है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। हमें पता है कि रिस्क क्या होती है, हमें पता है कि रिटर्न्स क्या होते हैं, लेकिन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स वो होते हैं कि अगर आप किसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी एसेट क्लास को यूज कर रहे हो अपने लाइफ गोल्स को अचीव करने के लिए, तो उसमें कुछ रिस्क भी अटैच होते हैं, राइट। डेट में एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क होता है, इक्विटी में एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क होता है, गोल्ड में सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क होता है। तो हर एक एसेट क्लास के साथ एक रिलेटेड रिस्क होता है। तो उस रिस्क को जब आप एसोसिएट करके, अटैच करके जब आप उनके रिटर्न्स कैलकुलेट करते हो तो उसे कहा जाता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। अब जैसे कि इक्विटी में आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स होते हैं, लेकिन उसमें रिस्क भी ज्यादा होती है। तो उसकी जो रिस्क है, अगर जब उसको कैलकुलेट करके तब हम उसके रिटर्न्स कैलकुलेट करेंगे तो उसे कहा जाता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। तो एसेट एलोकेशन की जो पूरी एक्सरसाइज है, इट इज ओनली टू अचीव पोटेंशियली बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। आप पोटेंशियली वर्ड पे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे बात करें, जो भी हम कर रहे हैं वो हमारी बेस्ट फुट फॉरवर्ड है, बेस्ट प्लानिंग एक्सरसाइज है टू गेट पोटेंशियली बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। इसकी कोई गारंटी नहीं है, दिस ओनली प्रोवाइड्स अ पोटेंशियल फॉर बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। अब बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, बहुत सारी रिसर्च हुई हैं जिन्होंने ये कहा है कि मोर देन 90% ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न्स आर बेस्ड ऑन एसेट एलोकेशन डिसीजंस, नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट कि आपने किस स्टॉक को किस प्राइस पे लिया, कब एग्जिट कर दिया, कब एंटर किया। वो सब जो छोटे मोटे खेल हैं, वो छोटी मोटी जिम्नास्टिक्स चलती रहती है, हम आप करते रहते हैं। लेकिन जो 90% ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न्स आती हैं आपकी, वो आती हैं एसेट एलोकेशन डिसीजन से। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि एसेट क्लासेस आर डाइवर्जेंट, यानी कि उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो डाइवर्जेंट होती है, एक दूसरे के साथ परफॉर्म नहीं करते हैं। अलग अलग एसेट क्लासेस एक दूसरे के विपरीत या एक दूसरे से थोड़ा लो कोरिलेशन में परफॉर्म करते हैं। एंड इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट विच एसेट क्लास विल आउट परफॉर्म। ये नहीं कह सकते कि अगले एक साल में इक्विटी ही परफॉर्म करेगी या डेट परफॉर्म करेगा या गोल्ड परफॉर्म करेगा। आप लॉन्ग टर्म में भले ही मान सकते हैं, वो भी एक ऑप्टिमिज्म ही है, उसके पीछे कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स हैं या फिर कोई लॉजिकल थिंकिंग जरूर है कि इक्विटी आउट परफॉर्म क्यों करेगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म में इतनी वॉलेटिलिटी रह सकती है कि आप उस पर बैंक अपॉन नहीं कर सकते कि इक्विटी से ही आपके शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव हो सकते हैं, राइट। इसके हमने पहले की कई सारी वीडियोस में इसकी डिस्कशन की हुई है। तो चूंकि इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट विच एसेट क्लास विल आउट परफॉर्म इन द शॉर्ट टर्म, इट इज ऑलवेज गुड टू हैव लो और नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट एसेट क्लासेस दैट यू इन्वेस्ट इन। और ये आपको डाइवर्सिफिकेशन और बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स अचीव करने में आपको हेल्प करती है। ऐसे एसेट क्लासेस जिनमें नेगेटिव कोरिलेशन हो, यानी कि जब एक एसेट क्लास परफॉर्म कर रहा हो तो दूसरा एसेट क्लास अंडर परफॉर्म करेगा, और फिर जब पहला वाला एसेट क्लास अंडर परफॉर्म करना शुरू करेगा तो दूसरे एसेट क्लास में आउट परफॉर्मेंस शुरू हो जाएगी। तो आपकी जो ओवरऑल पोर्टफोलियो हो वो बैलेंस्ड रहेगी, उसकी प्रोग्रेस, उसकी ग्रोथ हमेशा बनी रहेगी एट अ स्टेडी पेस इन अ कंसिस्टेंट मैनर। तो यही आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। एसेट एलोकेशन आपको इसी चीज में मदद करती है कि आप जब 2-3 एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हो, अलग अलग एसेट क्लासेस में, जो कि एक दूसरे से नेगेटिव कोरिलेशन हो या फिर बहुत लो कोरिलेशन हो, जो एक दूसरे की परफॉर्मेंस को ऑफसेट करते हो, वैसे जब एसेट क्लासेस में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो कंसिस्टेंट स्टेडी परफॉर्मेंस दिखाती जाती है और आपकी पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी बहुत मिनिमाइज हो जाती है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ, इस टेबल में आप देख सकते हैं कि अलग अलग एसेट क्लासेस में, अलग अलग कैलेंडर ईयर्स में, 2007 से 2020 तक ये डेटा है कि उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है, नेगेटिव, पॉजिटिव, मीडियोकर, अबव एवरेज, एवरेज, अंडर एवरेज, कैसे परफॉर्मेंस किया है अलग अलग एसेट क्लासेस ने, ये इस टेबल में आप देख सकते हैं। तो इसकी कुछ की टेक अवेज की बात करते हैं। तो पहला टेक अवे आप ये ले सकते हैं कि इक्विटी और गोल्ड, ये जो दो एसेट क्लासेस हैं, इक्विटी और गोल्ड, दे आर मोस्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड। जैसा कि आप 4 सालों की यहाँ पे देख सकते हैं, खासकर 4 सालों में ये जो नेगेटिव कोरिलेशन है बहुत एविडेंट रही है, बहुत एविडेंटली बाहर आई है।
तो 2008 में आप देख सकते हैं कि इक्विटी ने -51% की परफॉर्मेंस की थी, यानी कि इक्विटी मार्केट्स बहुत ज्यादा डाउन थी, -51% की परफॉर्मेंस थी इक्विटी की, जबकि गोल्ड 30% यानी कि पॉजिटिव 30% की ग्रोथ दिखाई थी गोल्ड ने, जब इक्विटी ने -51% की ड्रॉप दिखाई थी। उसी तरह कैलेंडर ईयर 2011 में आप देख सकते हैं गोल्ड ने फिर से 30% 31% की ग्रोथ दिखाई थी, जबकि इक्विटी फिर से -24% की गिरावट रही थी इक्विटी में। फिर कैलेंडर ईयर 2014 वहां पे उल्टा हो गया था, वहां पे इक्विटी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी, 33% की पॉजिटिव परफॉर्मेंस थी, जबकि गोल्ड 0.9% यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट सा था, कुछ परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी। फिर कैलेंडर ईयर 2020 का तो आपको पता ही है, मोस्ट रिसेंट, जब कोविड का इंपैक्ट हुआ था स्टॉक मार्केट में तो -15% की, और जब पीक था तब तो -30% 35% की गिरावट आई थी, लेकिन ओवरऑल नवंबर दिसंबर तक जाते जाते थोड़ी इंप्रूवमेंट हो गई थी स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस में, तो -15% ओवरऑल परफॉर्मेंस थी, जबकि गोल्ड बहुत अच्छी अपसर्ज दिखाई थी, उसने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया था। तो 24% की बढ़त थी गोल्ड में और -15% की गिरावट थी इक्विटी मार्केट्स में। तो आप देख सकते हैं जब भी इक्विटी अच्छा परफॉर्म करता है तो यूजुअली गोल्ड अच्छा परफॉर्म नहीं करता, और हम लास्ट फ्यू मंथ्स में भी यही ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं। जब से इक्विटी मार्केट ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया, अच्छी खासी बढ़त आई है, ओवर इन्फ्लेटेड मार्केट्स हो गए इक्विटी मार्केट्स, तो गोल्ड ने अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। गोल्ड एक्चुअली पहले के लेवल से भी नीचे काफी चला गया, तो वो हम अभी पास्ट फ्यू मंथ्स में ये देख रहे हैं। तो यूजुअली इक्विटी और गोल्ड में लो कोरिलेशन होती है या फिर नेगेटिव कोरिलेशन होती है, तो यानी कि एक जब अच्छा परफॉर्म करता है तो एक बुरा परफॉर्म करता है, और जब दूसरा ओवर परफॉर्म करना शुरू कर देता है तो पहला वाला अंडर परफॉर्म करना शुरू कर देता है। फिर दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि आप देख सकते हैं जैसे डेट, यहाँ पे ब्लू कलर से डेट को दिखाया हुआ है, तो डेट इज यूजुअली वेरी स्टेबल, इट एक्ट्स एज अ फल्क्रम इन टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी। तो डेट को आप एक बड़ा ही स्टेबल, आपका मतलब एक पोर्टफोलियो को स्टेबल बना के रखने वाला एक एसेट क्लास आप मान सकते हैं। हमेशा परफॉर्मेंस ठीक ठाक सी रहती है, 7%, 9%, 3%, 5%, 7%, 9%, इसी तरह आप देख सकते हैं हमेशा बीच में ही कहीं रहता है। डेट की परफॉर्मेंस हमेशा मीडियोकर सी रहती है, एवरेज परफॉर्मेंस रहती है, यानी कि एक अपनी पोर्टफोलियो को स्टेबल कंसिस्टेंट बना के रखने में, उसको एक फाउंडेशन बना के रखने में डेट एसेट क्लास आपकी मदद करती है, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें फ्लक्चुएशन होती ही नहीं है डेट एसेट क्लास में। तो बाकी जो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के जो मूविंग पार्ट्स हैं, गोल्ड, इक्विटी वगैरह, उन सभी को बाइंड टुगेदर, जैसे कि टेस्ट मैच में द्रविड़ और पुजारा होते हैं, रहाणे होते हैं, उसी तरह से अपनी पूरी टीम के परफॉर्मेंस को स्टेबलाइज करने के लिए, उसको एक बेडरॉक प्रोवाइड करने के लिए कुछ प्लेयर्स उस तरह से एक्ट करते हैं, उस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो डेट आपके लिए वो काम कर सकता है, एक फलक्रम, एक बेडरॉक की तरह काम कर सकता है। उसी चीज को हम इस चार्ट पे भी देख सकते हैं, अलग अलग एसेट क्लासेस की परफॉर्मेंस कैसे रहती है, आप देख सकते हैं कैसे फ्लक्चुएशन रहती है। डोमेस्टिक इक्विटी यानी कि इंडियन इक्विटी को यहाँ पे ऑरेंज से दिखाया हुआ है, इंटरनेशनल इक्विटी को व्हाइट से दिखाया हुआ है, गोल्ड को येलो और डेट को ग्रीन से दिखाया हुआ है। तो डेट की परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं हमेशा ऊपर स्टेबल कंसिस्टेंट मैनर में बढ़ती जाती है। गोल्ड भी बड़ा ही वॉलेटाइल होता है, जब इक्विटी अच्छा परफॉर्म करती है तो गोल्ड अंडर परफॉर्म करता है, और जब इक्विटी अंडर परफॉर्म करती है तो गोल्ड में अपसर्ज आ जाती है। तो वो यहाँ पे आप इस चार्ट पे देख सकते हैं इजिली। तो एक बड़ा ही इजी सा, बड़ा पॉपुलर सा थंब रूल है जो आपने शायद बहुत सुना होगा, खासकर आप अगर एक DIY इन्वेस्टर हैं या फिर एक फाइनेंशियल प्लानर के साथ भी आप अगर काम करते हैं तो हो सकता है कि आपने ये रूल के बारे में जरूर सुना होगा कि परसेंटेज ऑफ इक्विटी इन योर पोर्टफोलियो, यानी कि आपकी जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है, केवल इक्विटी पोर्टफोलियो नहीं, टोटल जो आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसकी इक्विटी एलोकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 100 माइनस योर एज। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एज अगर 25 है तो आपकी इक्विटी एलोकेशन कितनी हो सकती है, 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75%। यानी कि आपके पास अगर आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो 100 रुपीज की है, आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो 100 रुपयों की है, तो आपकी 75% एलोकेशन यानी कि 75 रुपए आपने इन्वेस्ट किए होने चाहिए इक्विटी में, 25% आपकी एलोकेशन होनी चाहिए डेट में, या फिर जो डेट जैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी स्टेबल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहती है, वहां पे आपकी 25% एलोकेशन होनी चाहिए। अगर आपकी एज 40 है तो आपकी इक्विटी एलोकेशन 100 माइनस 40 60% होनी चाहिए, डेट एलोकेशन 40% होनी चाहिए। तो ये एक थंब रूल है, एक बड़ा ही पॉपुलर सा थंब रूल है। कुछ लोग 110 माइनस योर एज यूज करते हैं, कुछ लोग 100 माइनस योर एज यूज करते हैं। तो जो भी आपकी कंफर्ट है उस हिसाब से आप अपनी इक्विटी एलोकेशन कितनी रहनी चाहिए वो इस इक्वेशन के हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। अब मेरी ओवरऑल थॉट्स क्या है इन सभी चीजों के बारे में, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी हम अभी देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मेरी ओवरऑल थॉट्स क्या है रिगार्डिंग एसेट एलोकेशन। तो पहली मेरी ओवरऑल व्यू तो ये है कि एसेट एलोकेशन इज अ गार्ड अगेंस्ट द अननोन, इंश्योरेंस फॉर व्हाट वी कांट कंट्रोल। अब एसेट एलोकेशन हम करते ही क्यों? अगर हमें पता होता है कि कौन सी एसेट्स अच्छी परफॉर्म करने वाली हैं, कौन सी एसेट्स ड्रॉप करने वाली हैं, वॉलेटाइल रहने वाली है, तो बड़ी आसान सी सिचुएशन होती है, राइट? हम वैसे एसेट क्लासेस जो कि अंडर परफॉर्म करने वाले हैं, नेगेटिव ग्रोथ दिखाने वाले हैं फ्यूचर में, अगर हमें उसके बारे में पता होता तो हम उनसे पैसे पहले ही निकाल लेते
और जो एसेट क्लासेस बढ़िया परफॉर्म करने वाले, तंदुरुस्त परफॉर्मेंस देने वाले हैं, उसमें पैसे डाल देते, ये बड़ा ही आसान रहता। लेकिन ऑब्वियसली इस तरह की दिव्य दृष्टि तो हम सभी में होती नहीं है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स में नहीं होती, तो हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स, हमारे जो रेगुलर इन्वेस्टर्स हैं, उनमें क्या होगी। तो इस चीज को सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लेना है कि हमें कुछ नहीं पता, हमें फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता। जब इस तरह की एक्सेप्टेंस आपके अंदर आ जाए, इस तरह की ह्यूमिलिटी आ जाए, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाता है कि एसेट एलोकेशन बेसिकली हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें फ्यूचर का पता नहीं है। हमें ये नहीं पता कि कौन से एसेट क्लासेस किस टाइम पे अच्छा परफॉर्म करेंगे और कौन से एसेट क्लासेस किस टाइम पे बुरा परफॉर्म करेंगे। तो इट इज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट व्हाट वी कांट कंट्रोल। चूंकि हम इस चीज में कोई कंट्रोल नहीं है हमारा, हम नहीं कह सकते, हम इक्विटी को अच्छा परफॉर्म नहीं करा सकते अपनी मर्जी से, गोल्ड को अच्छा परफॉर्म नहीं करा सकते अपनी मर्जी से, तो चूंकि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है इस एसेट क्लास के परफॉर्मेंस पे, तो वी यूज एसेट एलोकेशन एज अ गार्ड अगेंस्ट द अननोन। तो ये तो सबसे पहली एक रियलाइजेशन है जो हम सभी में होनी चाहिए। दूसरी मेरी ये व्यू है कि डोंट फॉलो थंब रूल्स। ये जो हमने एक थंब रूल देखी, 100 माइनस योर एज, 110 माइनस योर एज, ये सभी एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं, बट यू हैव टू डिफाइन योर ओन रूल डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट लेवल। 100 माइनस एज या 110 माइनस एज इज ओनली फॉर रिटायरमेंट, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो रूल है, आप किसी शॉर्ट टर्म गोल के लिए, किसी शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट टर्म गोल के लिए 100 माइनस एज या 110 माइनस एज का रूल फॉलो नहीं कर सकते। बेसिकली ये वाला जो रूल है, ये लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, स्पेसिफिकली रिटायरमेंट के लिए यूज होता है। अदर गोल्स विल हैव डिफरेंट एसेट एलोकेशन पैटर्न। जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स है, उसमें आप 100 माइनस एज वाला फंडा यूज नहीं कर सकते। आपकी थॉट प्रोसेस डिफरेंट होगी, उसमें आपके शुरू से ही डेट एलोकेशन बहुत ज्यादा होगी, या तो कंप्लीट डेट एलोकेशन होगी या फिर बहुत ज्यादा डेट एलोकेशन होगी। तो अलग अलग गोल्स की आपको एसेट एलोकेशन पैटर्न अलग अलग रखनी है। उसकी एग्जांपल हम अभी भी डिस्कस करेंगे और अगली वीडियो में हम बहुत ही स्पेसिफिक एग्जांपल यूज करेंगे। दो अलग अलग गोल्स के लिए, दो अलग अलग लाइफ गोल्स के लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा, दो अलग अलग एग्जांपल्स, और उसमें हम देखेंगे कि कैसे एसेट एलोकेशन आप वेरी कर सकते हैं। दूसरी, assuming that holding equity for long term will make volatility go away and turn everything rosy can be a fallacy। fallacy का मतलब एक गलतफहमी। गलतफहमी हो सकती है ये सोचना कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी होल्ड करते हो तो एवरीथिंग विल बी फाइन। फाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आपकी कोई रोल नहीं है उसमें, कोई डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं है। बस ये सोच के रखना कि मैं अगर लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी होल्ड करता हूं और लॉन्ग टर्म के लिए मेरे अगर गोल्स हैं, तो और अगर उन गोल्स तक मैं इक्विटी को होल्ड करता हूं तो सब कुछ सही हो जाएगा। सब कुछ सही हो सकता है, बीच में हो सकता है, बीच में कभी अच्छा हो जाए, कभी खराब हो जाए, लेकिन आपकी गोल्स अगर 1-2 साल में आने वाली हैं, तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने चूंकि 10-15 साल से इक्विटी होल्ड किया हुआ है तो सब कुछ सही रहेगा। अगर वो सारी होल्डिंग पीरियड में भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है इक्विटी की, लेकिन अगर अगले 1-2 साल में इक्विटी ड्रॉप कर जाती है 50, 60, 70%, तो आपके गोल्स अगर अचीव नहीं हुए तो आप क्या करोगे। तो इसलिए केवल ये सोचना कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी आउट परफॉर्म करेगी, आउट परफॉर्म तो करेगी, उसके ऊपर लॉजिकल रैशनल थिंकिंग हमने पहले ही डिस्कस की हुई है। चैनल की जो स्टार्टिंग वीडियो थी वही इस चीज के ऊपर थी कि इक्विटी आउट परफॉर्म क्यों करती है अदर एसेट क्लासेस को, तो वो तो मुझे आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो खुद ही वो बात कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म में क्यों आउट परफॉर्म करेगी इक्विटी। लेकिन शॉर्ट टर्म में इक्विटी में वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा रह सकती है कि आप ये नहीं सोच सकते कि अगर आपने लॉन्ग टर्म से इक्विटी को होल्ड किया हुआ है तो आगे भी वो ऐसे ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देती रहेगी। इट मे और मे नॉट, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको एसेट एलोकेशन करना है। एसेट एलोकेशन आपको वहां पे मदद करती है। देन एसेट एलोकेशन हेल्प्स यू अचीव मार्केट टाइमिंग ऑटोमेटिकली। ये जो एक बड़ी सी फैसिनेशन होती है रिटेल इन्वेस्टर्स में, हर एक इन्वेस्टर्स में एक्चुअली, कि उनको मार्केट टाइमिंग करने में बड़ा मजा आता है। क्यों? क्योंकि वो बाय लो सेल हाई करना चाहते हैं, राइट। सस्ते में खरीदा, महंगे में बेचा, ये सब कोई करना चाहते हैं, राइट। अपने रिटर्न्स को मार्केट बेंचमार्क से ऊपर ले जाना चाहते हैं, अल्फा क्रिएट करना चाहते हैं। अल्फा क्रिएट कब होता है? जब आप मार्केट टाइमिंग करते हो, बाय लो सेल हाई करते हो, राइट। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर आप एसेट एलोकेशन करते हो तो आपकी मार्केट टाइमिंग ऑटोमेटिकली अचीव हो जाती है। कैसे? मार्केट टाइमिंग का फंडा ये है कि किसी अच्छी आउट परफॉर्मिंग एसेट क्लास से आप पैसे निकालते हो और किसी अंडर परफॉर्मिंग एसेट क्लास में आप पैसे डालते हो। और उसके न्यूमेरिकल एग्जांपल अभी तुरंत देखने वाले हैं कि कैसे आप करते हो, ये चीज कैसे होती है ऑटोमेटिकली। तो जब आप किसी अंडर परफॉर्मिंग एसेट क्लास में पैसे डाल रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो? बाय लो कर रहे हो, राइट। कम दाम पे माल खरीद रहे हो। किसी ऐसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हो, तो जब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है उस समय आप उस एसेट क्लास में पैसे डाल रहे हो, तो आप बाय लो कर रहे हो, राइट। और किसी ऐसे एसेट क्लास से आपने पैसे निकाले जो आउट परफॉर्म कर रहा था, यानी कि आपने क्या किया? सेल हाई किया। वैसे टाइम पे पैसे निकाले उस एसेट क्लास से जब वो एसेट क्लास आउट परफॉर्म कर रहा था, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो आपने बेसिकली किया क्या? सेल हाई। तो आपकी बाय लो भी हो गई, सेल हाई भी हो गई ऑटोमेटिकली। आपको कुछ नहीं करना। ये सारी जो कौतूहल होती है, ये सारी क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे मार्केट टाइमिंग करना है, मार्केट टाइमिंग करना है, तो वो आपके ऑटोमेटिकली एसेट एलोकेशन से होती जाती है। आपको कोई टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इट लोअर्स योर रिस्क,
मे और मे नॉट रिजल्ट इन हाई रिटर्न्स। हाई रिटर्न्स हो सकता है मिल भी जाए ना भी मिले, राइट। अगर जिस एसेट क्लास में आपने पैसे डाले हैं वो एसेट क्लास अगर कंटिन्यू करता है अंडर परफॉर्म करना, तो रिटर्न्स आपको मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, राइट। जिस एसेट क्लास से आपने पैसे निकाले हैं वो अगर आउट परफॉर्म करता रहता है तो आपकी रिटर्न्स तो लोअर हो जाएंगी, राइट। फिर दूसरे केस में आपने जिस एसेट क्लास में अंडर परफॉर्मिंग एसेट क्लास में पैसे डाले, हो सकता है वो और भी 2-3 साल तक अंडर परफॉर्म करता रहे। तो जरूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि आपके रिटर्न्स एनहांस होंगी ही, लेकिन आपकी रिस्क लोअर हो जाएगी, उसकी गारंटी है। क्योंकि जब आप एक आउट परफॉर्मिंग एसेट क्लास से पैसे निकालते हो तो आपकी रिस्क ऑटोमेटिकली लोअर हो जाती है, राइट। आपको ये चिंता नहीं होती, क्योंकि मार्केट में जैसे जैसे मार्केट में आउट परफॉर्मेंस बढ़ती है किसी एसेट क्लास की, तो रिस्क बढ़ती जाती है, क्योंकि उसके गिरने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ने लगते हैं। जितनी ज्यादा आउट परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा रिस्क उसकी गिरने की। तो जब आप किसी आउट परफॉर्मिंग एसेट क्लास से पैसे निकालते हो और किसी अंडर परफॉर्मिंग एसेट क्लास में डालते हो, तो आपकी रिस्क ऑटोमेटिकली, वो गारंटीड है कि आपकी रिस्क ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गई है, लोअर हो गई। लेकिन ये रिटर्न्स अच्छे मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपकी रिस्क गारंटीड लोअर हो गई है। फिर सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है कि आपको इस चीज पे फोकस करना है कि यू हैव टू इन्वेस्ट सिस्टमैटिकली, रीबैलेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। रीबैलेंसिंग क्या होती है उसकी हम न्यूमेरिकल एग्जांपल अभी तुरंत देखने वाले हैं, विथ अ फोकस ऑन द फाइनेंशियल गोल एंड टारगेट कॉर्पस। अगर इस वीडियो से केवल एक चीज आप सीखना चाहते हैं कि एसेट एलोकेशन का पूरे एक्सरसाइज का मतलब क्या है, मोटिवेशन क्या है, गोल क्या है, वो ये है कि यू हैव टू रिमेन फोकस्ड ऑन द फाइनेंशियल गोल। किस गोल के लिए कितना टारगेट कॉर्पस आपको चाहिए, केवल उस पे आपको फोकस करना है। ये फोकस नहीं करना है, इस चीज पे आपको फ्रेट नहीं करना है कि किस एसेट क्लास से आपको कितनी रिटर्न्स मिल रही है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एसेट एलोकेशन, रिटर्न्स आर नॉट द फोकस। फोकस ये है कि आपकी टारगेट कॉर्पस कितनी है स्पेसिफिक गोल के लिए। हर एक स्पेसिफिक गोल के लिए अलग अलग एसेट एलोकेशन कर सकते हो आप, और वो आपको करनी भी चाहिए। हर एक गोल के लिए एसेट एलोकेशन आपकी डिफरेंट होगी। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अलग एसेट एलोकेशन होगी, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, इंटरमीडिएट टर्म गोल्स के लिए अलग एसेट एलोकेशन होगी। तो जब आप एसेट एलोकेशन में फोकस रखते हो टारगेट कॉर्पस पे और स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल पे, तभी आपको फायदे मिलते हैं। एंड पोस्ट रिटायरमेंट एसेट एलोकेशन इज अ सेपरेट बिगर चैलेंज, और इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि पोस्ट रिटायरमेंट एसेट एलोकेशन इज अ बिगर चैलेंज। और ऐसा क्यों है उस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि किसी गोल तक पहुंचने के लिए आपको कैसी एसेट एलोकेशन रखनी है, कैसे उसको आप वेरी कर सकते हो। लेकिन गोल पे पहुंचने के बाद, खासकर रिटायरमेंट की हम बात कर रहे हैं, बाकी सारे तो गोल्स जैसे चाइल्ड एजुकेशन हुई, चाइल्ड मैरिज हुई, घर खरीदना है, तो वो तो एक गोल आपने अचीव कर लिया और वो खत्म हो गई गोल, राइट। आपने घर खरीद लिया, गोल खत्म। चाइल्ड की एजुकेशन करा दी, गोल खत्म, राइट। तो कुछ गोल्स तो इस तरह से जैसे ही आप अचीव करते हो वो खत्म हो जाते हैं, राइट। लेकिन रिटायरमेंट एक बड़ा चैलेंज इसलिए है क्योंकि रिटायरमेंट तक पहुंचना तो एक चैलेंज है, उस समय तक एक्यूमुलेशन करके अपनी पोर्टफोलियो को ग्रो करा के वहां तक पहुंचना, टारगेट कॉर्पस तक पहुंचना एक अलग चैलेंज है। लेकिन उसके बाद एक और बड़ा चैलेंज है कि आप रिटायरमेंट के बाद अपनी एसेट एलोकेशन को कैसे वेरी करते हो, क्योंकि रिटायरमेंट तक पहुंचना ही एक चैलेंज नहीं है, उसके बाद आपको वो फंड्स यूज भी करते रहने हैं अंटिल द एंड ऑफ योर लाइफ, राइट। तो उसको कैसे वेरी करना है उसके बारे में तो एक सेपरेट वीडियो में क्रिएट करूंगा, उसमें आराम से बड़े अच्छे डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारे डिस्कशन फोकस्ड है कि कैसे आप गोल तक पहुंच सकते हो, उस पर ये सारे डिस्कशन फोकस्ड है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है, शिफ्ट टू लेस वॉलेटाइल एसेट क्लासेस ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स बिफोर द फंड्स आर नीडेड। अगर आपकी चाइल्ड के एजुकेशन के लिए अगर आपको 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद फंड्स चाहिए और उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं है, आपको फंड्स चाहिए ही होंगे, उसी टाइम पे चाहिए होंगे, तो उसमें कोई नेगोशिएबिलिटी नहीं है, तो आपको डेफिनेटली यू हैव टू मूव टू लेसर वॉलेटाइल एसेट क्लासेस। लेसर वॉलेटाइल एसेट क्लासेस कौन होती है? मोस्टली डेट होती है। तो आपको डेट में मूव कर लेना है, नॉट जस्ट व्हेन यू नीड द फंड्स बट एक्चुअली अहेड ऑफ टाइम। आपको जब गोल पे पहुंचना है उससे पहले ही, 4-5 साल 10 साल पहले ही आपको मूव करते जाना है, पैसे मूव करते रहने डेट में, ताकि आपकी जब गोल रियलाइजेशन की टाइम आए, आपको फंड्स की जरूरत पड़े, तो ऐसा ना हो कि अचानक से किसी हाई वॉलेटाइल एसेट क्लास में हो आप और अचानक से उसमें वॉलेटिलिटी के कारण आपकी सारी पोर्टफोलियो की वैल्यू ड्रॉप कर गई। अपने जितने भी फंड्स एक्यूमुलेट किए थे, ग्रो करा के उसको पहुंचाया था अपने टारगेट कॉर्पस तक, वो सारी की सारी ड्रॉप कर गई और आपके गोल्स अचीव करने में अब आपको बहुत तकलीफ हो रही है। तो ये तो एक अप्रोच है जो आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि लेस वॉलेटाइल एसेट क्लास में जब आप चले जाते हो तो कम से कम आपकी रिस्क बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस कर जाती है। आपने अगर फंड्स टारगेट कॉर्पस अचीव कर लिए हैं तो आपकी वॉलेटिलिटी काफी रिड्यूस हो जाती है, रिस्क काफी रिड्यूस हो जाती है।
तो ये तो एक अप्रोच है। दूसरी अप्रोच ये भी हो सकती है कि शिफ्ट कंटिन्यूअली ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस, और उसकी हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं कि मैं कैसे ये बात कर रहा हूं कंटिन्यूअसली ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। आप कैसे अपनी एसेट एलोकेशन को वेरी कर सकते हो कि एक ही बार में आपको इक्विटी से डेट या फिर गोल्ड से डेट इन सभी में फ्लक्चुएशन ना करनी पड़े, एक ही बार में सारे के सारे पैसे ना डालने पड़े, उसमें रिस्क भी ज्यादा है एक्चुअली। तो उसको कंटिन्यूअसली आप कैसे वेरी कर सकते हो वो हम अगली वीडियो में एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल को समझते हैं। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग होती क्या है, उसको आप इजीली कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल्स दी हुई है, एक ग्राफिक एग्जांपल है कि चाइल्ड एजुकेशन के लिए कैसे आप अपनी इक्विटी और डेट एलोकेशन को वेरी कर सकते हो। इक्विटी एलोकेशन लेफ्ट कॉलम में दिखाई हुई है, डेट एलोकेशन राइट कॉलम में दिखाई हुई है। और ये आप देख सकते हैं ये सीढ़ी नुमा एक स्टेयरकेस पैटर्न बना हुआ है, राइट। आप हो सकता है कि चाइल्ड एजुकेशन के लिए 60% से 100% आपकी जो टोटल पोर्टफोलियो है वो टोटल पोर्टफोलियो की 60 to 100% एलोकेशन हो सकता है आप इक्विटी से स्टार्ट करो। ज्यादातर लोग 60 से स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग हो सकते हैं बहुत डेयर डेविल हैं या फिर उनकी इक्विटी में एक्सपीरियंस बहुत है, वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, या फिर उनकी चाइल्ड एजुकेशन की जो गोल है उसकी टाइम होराइजन बहुत लंबी है। तो वो हो सकता है कि 80%, 90%, 100% इक्विटी से भी इन्वेस्ट करना शुरू करें। हो सकता है 1 साल के बाद उसको कम कर लें, 2 साल के बाद कम कर लें, लेकिन हो सकता है बहुत हाई इक्विटी एलोकेशन के साथ वो स्टार्ट करेंगे। फिर उसको क्या करेंगे ये देखिए। अब जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस, अगर ये इमेजिनरी यहाँ पे एक्स एक्सिस होती तो वो टाइम होती। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ती जा रही है, हो सकता है 2-3 साल के बाद अचानक से उसने इक्विटी एलोकेशन ड्रॉप कर लिया, इन्वेस्टर ने अपनी इक्विटी एलोकेशन घटा ली। पहले हो सकता है 60% थी, अब घट के 40% हो गई। यहाँ पे जो ये स्टेयर बना हुआ है, और 40% उसने कुछ सालों के लिए 40% रखी अपनी एसेट एलोकेशन, फिर घटा के उसको 20% रख ली, फिर 20% 3-4-5 सालों के लिए रखी, उसको घटा के फिर फाइनली जब गोल रियलाइजेशन की टाइम आए तो आपको डेफिनेटली इक्विटी एलोकेशन आप नहीं रख सकते हो। अगर आपको 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के भीतर फंड्स को यूज करने हैं तो आप इक्विटी एलोकेशन नहीं रख सकते हो, तो वहां पे आपकी इक्विटी एलोकेशन फाइनली 0 हो जाएगी। अब उसी का मिरर इमेज आप देख सकते हैं, यहाँ पे समझ लो कि एक मिरर है यहाँ पे, तो उसी का मिरर इमेज हो जाएगा डेट एलोकेशन। पहले हो सकता है कि जैसे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो, चाइल्ड एजुकेशन के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो हो सकता है आपकी डेट एलोकेशन हो सकता है 0% हो। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो इक्विटी है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा कि 80, 90, 100% अगर किसी की इक्विटी एलोकेशन है तो उसकी डेट एलोकेशन 0, 5, 10% हो सकती है। या फिर हो सकता है कि कोई एक बैलेंस्ड इन्वेस्टर हो जिसने 60% इक्विटी से स्टार्ट किया, तो हो सकता है 40% उसकी डेट एलोकेशन हो स्टार्ट में, राइट। फिर उसको धीरे धीरे आप बढ़ाते जाते हो, 2-4-5 साल के बाद ये 40 बढ़ के 60 हो जाए, 60 से बढ़ के 4-5 साल के बाद 80 हो जाए, और फिर फाइनली जब गोल रियलाइजेशन की टाइम है, आपको फंड्स की जरूरत पड़े, तो वो बढ़ के 100% हो जाएगी डेट एलोकेशन। तो ये मिरर इमेज है, राइट। उसी तरह रिटायरमेंट, अब यहां पे हम बात करते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, कंटिन्यूअस ऑनगोइंग बेसिस वाली जो डिस्कशन की थी हमने, ये उसका एग्जांपल है। इसको आप रैंप एसेट एलोकेशन मान सकते हैं। इसका नाम मैं देता हूं स्टेयरकेस एसेट एलोकेशन, इसको मैं मानता हूं रैंप एसेट एलोकेशन। तो ये रैंप के जैसा है, राइट। बड़ा ही ग्रेजुअल सा इसमें ग्रेडेशन है। जो एसेट एलोकेशन है आपकी, वो बड़ी ही ग्रेजुअल उसकी मूवमेंट हो रही है, ग्रेजुअली वो चेंज हो रहा है। तो हो सकता है रिटायरमेंट के लिए, यहाँ पे आपके रिटायरमेंट के लिए एग्जांपल के लिए रखा है कि आप हो सकता है 100% इक्विटी या फिर 80, 90, 100% काफी हाई इक्विटी एलोकेशन से आप स्टार्ट करते हो। जैसे जैसे आपकी टाइम बढ़ती जाती है, एक्स एक्सिस पर टाइम बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आप अपनी 2%, 4% हर ईयर 2%, 4%, 5% आप अपनी इक्विटी एलोकेशन को घटाते जाते हो। तो हर साल आपकी इक्विटी एलोकेशन धीरे 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 घटती जाती है और आपकी डेट एलोकेशन धीरे 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 बढ़ती जाती है। तो ये 2 तरह की अप्रोचेस हो सकती हैं। पहले वाले को मैं स्टेयरकेस मानता हूं, दूसरी वाले को मैं रैंप एलोकेशन मानता हूं। तो चलिए अब हम एग्जांपल देखते हैं, एक एक्सेल शीट पे चलते हैं और वहां पे एक एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं कि रीबैलेंसिंग कैसे होती है, कैसे आप एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग कर सकते हो अपने फंड्स के साथ। तो यहाँ पे हम अपनी एक्सेल शीट पे आ गए हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया कि किसी की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए किसी भी गोल के लिए, कोई भी गोल हो सकती है, चाइल्ड एजुकेशन हो सकती है, अपनी मैरिज हो सकती है, रिटायरमेंट हो सकती है, किसी भी गोल के लिए किसी के पास 1 लाख रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। अब उन्होंने ये सोचा हुआ है कि अपनी जो डिजायर्ड इक्विटी एलोकेशन है उनकी 60% होनी चाहिए थ्रू आउट ये 1 to 10 ईयर्स, यानी कि 10 सालों की यहाँ पे रीबैलेंसिंग और एसेट एलोकेशन की प्लानिंग हमने यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाई हुई है। तो उन्होंने सोचा हो कि उनकी इक्विटी एलोकेशन 60% रहने वाली है थ्रू आउट दिस 10 ईयर्स, और उनकी डेट एलोकेशन 100 - 60 यानी कि 40% होने वाली है।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एग्जांपल देखें कि ये एलोकेशन अगर आप चेंज करते रहते हो, हर साल आप अगर 60% से घटा के 55% करते हो, जैसे हमने स्टेयरकेस और रैंप एलोकेशन की बात की, तो अगर आप इक्विटी एलोकेशन अपनी 60% से घटा के 55 करते हो, फिर 50 करते हो, 45 40 इस तरह से घटाते घटाते आप अगर 0% तक ले जाते हो, तो कैसे उसको आप हैंडल कर सकते हो वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी एग्जांपल देखेंगे और एक्सेल शीट कैलकुलेशन देखेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि रीबैलेंसिंग आप कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए हमने एक कांस्टेंट इक्विटी एलोकेशन रखी है, कांस्टेंट डेट एलोकेशन रखा है और रीबैलेंसिंग की एग्जांपल देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 लाख से आपने स्टार्ट किया, पहले साल में आपको इक्विटी रिटर्न मिली 15% और डेट पे कंसिस्टेंट, जैसे हमने पहले देखा भी डेट की जो रिटर्न्स रहती है यूजुअली कंसिस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसको आप 6% भी मान सकते हो, 7%, 5% कुछ भी आप मान सकते हो। मैंने यहाँ पे 7% की एग्जांपल नंबर ली है। लेकिन इक्विटी रिटर्न आप देख सकते हो हर साल बढ़ती घटती जाती है, राइट। कभी अच्छी रिटर्न्स आती हैं, कभी बुरी रिटर्न्स आती हैं, फिर अच्छी रिटर्न्स आती हैं, साइक्लिकल रिटर्न्स रहती हैं इसकी, कभी अच्छी कभी बुरी। लेकिन यूजुअली बहुत अच्छी रिटर्न्स आर फॉलोड बाय बहुत बुरी रिटर्न्स। बट एनीवे हमने यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है कि इस तरह की सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रहती है इक्विटी की। तो पहले साल आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की, 15% की आपकी इक्विटी रिटर्न मिली, 7% की डेट पे रिटर्न मिली, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी एंड ऑफ ईयर अनबैलेंस्ड। अगर आपने रीबैलेंस नहीं किया हुआ है तो आपकी इन्वेस्टमेंट इक्विटी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 60% ऑफ 1 लाख, यानी कि 60,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए हुए थे, उस पर 15% आपको रिटर्न मिली, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 69,000। और जो 40,000 आपने 40% ऑफ 1 लाख 40,000 रुपए आपने डेट में इन्वेस्ट किए हुए थे, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 42,800 रुपए। तो इन दोनों की सम क्या हुई, इन दोनों की सम हो गई 1,11,800 रुपए। अब ईयर एंड पे जब भी आप एसेट एलोकेशन करते हो वो बाई एनुअल हो सकता है, यानी कि साल में 2 बार आप कर सकते हो 6-6 महीने पे, या फिर यूजुअली मैं कहता हूं कि अगर आप एनुअल रीबैलेंसिंग भी करते हो, साल में 1 बार भी आप अगर रीबैलेंसिंग करते हो तो वो भी सही है। तो उसमें आप एनुअल रीबैलेंसिंग यानी कि एंड ऑफ ईयर में आप जब रीबैलेंसिंग करते हो, यहाँ पर रीबैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पस की यहाँ पे बात की हुई है, तो उसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। आप ये करोगे कि चूंकि आपने डिसाइड किया हुआ कि आपकी 60% होनी चाहिए, किसी भी टाइम पे 60% आपकी इक्विटी एलोकेशन होनी चाहिए, 40% डेट एलोकेशन होनी चाहिए। तो आप ये करो कि 1,11,800 का 60% यानी कि 67,080 उतनी आप इक्विटी में एलोकेशन रखोगे, यानी कि वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 69,000 चूंकि आपकी वैल्यू है, तो आपको 1920 रुपए 69,000 में से 1920 रुपए निकाल के डेट में डाल देना है। और वो 1920 रुपए आप यहाँ पे देख सकते हो, चूंकि आपकी अनबैलेंस डेट पोर्टफोलियो थी 42,800 रुपए की, उसमें आपने 1920 रुपए डाल दिए, तो आपकी रीबैलेंस डेट पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई 44,720 रुपए। अब अगले साल क्या हुआ कि इक्विटी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, 5% की डाउनटिक रही इक्विटी एलोकेशन में, और डेट उसी तरह 7% की परफॉर्मेंस, 7% की स्टेबल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वो करता रहा, तो आपकी इक्विटी पोर्टफोलियो घट जाएगी, राइट। यहाँ पे आपने ईयर एंड पे स्टार्ट किया था 67,000 से, उसकी वैल्यू घट के 63,000 हो गई, क्योंकि -5% की इक्विटी पे रिटर्न आई है इस साल, तो वो आपकी हो गई 63,000, राइट। और डेट की वैल्यू 44,000 थी ईयर एंड पे, उस पे फिर से 7% की आपको रिटर्न मिली, तो आपकी वैल्यू हो गई 47,850। अब इन दोनों की जो सम है वो ईयर एंड पे वैल्यू क्या हुई 1,11,000, यानी कि थोड़ी सी गिरावट आई है। पिछले साल वैल्यू थी 1,11,800, अगले साल उसकी वैल्यू है 1,11,576 रुपए। अब आपको फिर से उसको रीबैलेंस कर देना है, यानी कि इस वैल्यू की 60% यहाँ पे आपको इक्विटी में डाल देना है। यानी कि इस बार आपने क्या किया, चूंकि आपकी वैल्यू 63,000 थी, यहाँ पे आपने 3,000 रुपए, करीबन 3,000 रुपए डेट से निकाल के इक्विटी में डाल दिए, क्योंकि आपको 60% चूंकि इक्विटी एलोकेशन चाहिए थी, तो आपने डेट से पैसे निकाले 3,000 रुपए, जो यहाँ 47,000 रुपए थे, इससे 3,000 रुपए निकाले, अप्रोक्सीमेटली 3,000 रुपए, और आपने इक्विटी में डाल दिए, तो आपकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 66,000। और चूंकि आपने डेट से पैसे निकाले थे 3,000 रुपए, तो यहाँ पे 3,000 रुपए थोड़े कम हो गए, 47,000 की जगह आपने 44,000। तो इसी तरह से आप देख सकते हो, इस कैलकुलेशन को आप इजीली वीडियो पॉज करके फॉलो कर सकते हो। लेकिन बेसिकली हो क्या रहा है, बाय लो सेल हाई यहाँ पे हो रहा है। बाय लो सेल हाई की फिलॉसफी हम ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉलो करते जा रहे हैं। क्यों? जैसे हमने यहाँ पे देखा, पहले ईयर के केस में इक्विटी ने अच्छा परफॉर्म किया था, राइट। आपकी वैल्यू 60,000 से बढ़ के 69,000 हो गई थी ईयर एंड पे। डेट ने अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जारी रखी थी, वैल्यू 40,000 से बढ़ के 42,000 हो गई थी। अब चूंकि इक्विटी ने अच्छा परफॉर्म किया, तो आप क्या करोगे, इक्विटी से पैसे निकालोगे और डेट में डालोगे। वही हमने यहाँ पे देखा, वैल्यू ईयर एंड पे थी 69,000, उसको रीबैलेंस करने के लिए आपने करीबन 1920 रुपए इक्विटी से निकाले और डेट में डाल दिया।
तो रीबैलेंस पोर्टफोलियो में इक्विटी से आपने पैसे निकाले 69,000 से 67,000 कर दिया और डेट में पैसे डाल दिया 42,000 से 44,000 उसको कर दिया। अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, इक्विटी ने अंडर परफॉर्म किया, इक्विटी ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए और उसके अगले साल तो और भी नेगेटिव रिटर्न्स दिए। तो जब भी इक्विटी अंडर परफॉर्म कर रही है तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपने पैसे 63,000 से 66,000 कर दिया, ऑलमोस्ट 67,000 कर दिया। यानी कि जब इक्विटी ने अंडर परफॉर्म किया, इक्विटी लो लेवल्स पे थी, तो आपने इक्विटी में और पैसे पंप किए। और यही एसेट एलोकेशन का फायदा होता है। जब भी किसी एसेट क्लास में अंडर परफॉर्मेंस होती है, कोई एसेट क्लास अंडर परफॉर्म करता है, तो आप उस एसेट क्लास में पैसे डालते हो क्योंकि आप लो लेवल्स पे बाई कर रहे हो ताकि आपको अच्छी रिटर्न्स मिले, आपके रिस्क लोअर हो जाए, यानी कि आपके रिस्क रिड्यूस हो जाए। उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं चौथे साल में इक्विटी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बम्पर रिटर्न्स दिए 25% की। जो आपकी स्टार्टिंग वैल्यू थी 60,000, उससे बढ़ के वैल्यू हो गई 75,000, ऑलमोस्ट 76,000। तो इस ईयर में आपको क्या करना चाहिए, आपको इक्विटी से पैसे निकाल लेने चाहिए रीबैलेंसिंग के टाइम। वही हमें यहाँ पे दिख रहा है 75,000 ऑलमोस्ट 76,000 से घटा के वैल्यू 71-72,000 कर दी गई है। इक्विटी से पैसे निकाल के डेट में डाल दिए गए हैं। डेट में ईयर एंड कॉर्पस थी 43,000 की, उसको बढ़ा के 47,000 कर दिया गया है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं, पूरी शीट को आप फॉलो कर सकते हैं इजीली। अपनी एक्सेल शीट आप बना भी सकते हैं और इन सारे कैलकुलेशंस को इजीली फॉलो कर सकते हैं। ये जब रीबैलेंसिंग आप करते हो तो इजीली आप ऑटोमेटिकली बाय लो सेल हाई हर साल करते जाते हो विदाउट एनी मार्केट टाइमिंग, विदाउट एनी टेंशन कि आपको मार्केट टाइमिंग करनी है, इक्विटी में कब पैसे डालने, डेट में कब पैसे डालने। इन सब झंझट, इन सभी ह्यूमन इंटरवेंशन वाले थॉट्स को डिसरिगार्ड करके आप एक सिस्टमैटिक वे में ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग करते जाते हो और आपकी एसेट एलोकेशन होती जाती है, रीबैलेंसिंग होती जाती है और मार्केट टाइमिंग भी आपकी ऑटोमेटिकली अचीव होती जाती है। तो कंक्लूजन में मेरी ओवरऑल थॉट्स यही है दोस्तों कि एसेट एलोकेशन इज वेरी यूजफुल। ये फाइनेंशियल प्लानिंग का एक ऐसा एस्पेक्ट है जो ऑफन इग्नोर्ड होता है, काफी इग्नोर होता है, क्योंकि लोगों को इसकी नॉलेज नहीं होती है और जिन लोगों को नॉलेज होती भी है वो काफी अच्छी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपको आइडिया लग जाता है, आपको नॉलेज हो जाती है कि एसेट एलोकेशन होती क्या है, इसके फायदे या चैलेंजेस क्या हो सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंट इजी तरीके से कैसे किया जा सकता है, तो आपको ये आराम से समझ में आने लगेगा कि इट इज अ वेरी यूजफुल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इट शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज फाइनेंशियल प्लान। बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी ऐड करने की जरूरत है कि इट शुड बी ट्रीटेड एज अ वेरी सब्जेक्टिव एस्पेक्ट। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत ही सब्जेक्टिव है, बहुत ही पर्सनल सिचुएशन को केटर करने वाली है और ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। मुझे लगता है कि प्राइमरीली तो सबसे ज्यादा जिस चीज पे ये डिपेंड करती है वो है उस गोल के टाइम होराइजन पे। किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग का कितना टाइम होराइजन है, कितना टाइम है आपके पास उस गोल के लिए, वो गोल नेगोशिएबल है या नॉन नेगोशिएबल इन नेचर, इसकी हमने पहले की भी वीडियोस में ये सारी डिस्कशन की हुई है। तो इन सारी चीजों को समझने के बाद, अकाउंट करने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि इस सब्जेक्टिव एस्पेक्ट के लिए आप कैसी अपनी एसेट एलोकेशन डिसाइड करोगे। देयर इज नो परफेक्ट एसेट एलोकेशन। इस वीडियो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं आप तक कन्वे करना चाहता हूं वो ये है कि देयर इज नो परफेक्ट एसेट एलोकेशन। हर इंसान के लिए, हर इंडिविजुअल केस के लिए एसेट एलोकेशन डिफर करेगी। जो एक इंसान के लिए एसेट एलोकेशन अच्छी है, हो सकता है नेक्स्ट इंसान के लिए उतनी अच्छी ना हो। जो मेरे लिए एसेट एलोकेशन अच्छी है, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूं, जो मेरे लिए वर्क करती है, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए वर्क करे। जो आपके लिए वर्क करेगी हो सकता है मेरे लिए वो उतनी सूटेबल ना हो। तो देयर इज नो परफेक्ट एसेट एलोकेशन। अगर आप किसी फाइनेंशियल प्लानर के पास जाएंगे, फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाएंगे और वो आपको कुछ एसेट एलोकेशन रिकमेंड करेंगे, एडवाइस करेंगे, तो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, उसको ट्वीक कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर थॉट प्रोसेस एंड डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन एंड नीड्स। सी व्हाट वर्क्स फॉर यू। और व्हाट वर्क्स फॉर यू का मतलब क्या है, इसमें दो चीजें हैं, व्हाट हेल्प्स यू अचीव योर गोल्स एंड लेट यू स्लीप वेल। ये दोनों चीजें अगर हो रही हैं आपकी, अगर आपकी गोल्स अच्छे से अचीव हो जा रही हैं, फाइनेंशियल गोल्स जिसके लिए भी आप एसेट एलोकेशन कर रहे हो, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो, वो गोल्स अगर आपकी अचीव हो जा रही हैं अच्छे से, आप अपनी टारगेट कॉर्पस तक पहुंच पा रहे हो, साथ ही साथ आप नींद भी अच्छी ले पा रहे हो, आपको आराम से कोई एकदम टेंशन नहीं होती कि स्टॉक मार्केट में डेली मूवमेंट्स कैसी रही हैं, 3% 4% पॉजिटिव नेगेटिव, इधर उधर फ्लैट कंसोलिडेशन, ये सब चीजों का चक्कर आपको अगर नहीं पड़ता है, आप आराम से अपनी एसेट एलोकेशन को मैनेज करते हुए आराम से मार्केट टाइमिंग आपकी ऑटोमेटिक हो रही है, जैसे हमने रीबैलेंसिंग के केस में देखा, तो आपको कोई ऐसी चक्कर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है। अपने एसेट एलोकेशन से आप सफिशिएंटली कंफर्टेबल हो। बस ये दोनों चीजें अगर हो जा रही हैं तो दैट एसेट एलोकेशन इज परफेक्ट फॉर यू। You should not chase any perfect asset allocation. Whatever asset allocation lets you sleep and lets you achieve your financial goals is the perfect one for you. और मुझे लगता है कि it should primarily depend on the time horizon of the financial goal. सबसे बड़ी जो फैक्टर है asset allocation डिसाइड करने में कि कैसी एसेट एलोकेशन आपकी इक्विटी, डेट, गोल्ड जो भी आप रखते हो वो कैसी एसेट एलोकेशन आपकी रहेगी, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर मुझे लगता है कि टाइम होराइजन ऑफ फाइनेंशियल गोल है। अगर टाइम होराइजन ज्यादा है तो आप ज्यादा इक्विटी एलोकेशन ले सकते हो क्योंकि आप रिस्क अब्सॉर्ब कर सकते हो।
आपकी क्षमता ज्यादा बढ़ जाती है, आपकी जो ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी, रिस्क परसेप्शन वगैरह, ये जो बज़ वर्ड्स होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में, इन सभी का मतलब ये होता है कि आप रिस्क तभी ले सकते हो जब आपके पास टाइम हो। टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू हैव व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल प्लानिंग। इक्विटी में आप एक्सपोजर तभी रख पाओगे जब आपकी मार्केट की फ्लक्चुएशंस को ऑब्जॉर्व करने के लिए आपके पास टाइम होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर एसेट एलोकेशन डिसीजन इज द टाइम होराइजन ऑफ द गोल। फिर उसी से रिलेटेड हमारा थर्ड पॉइंट है कि डिफरेंट एसेट एलोकेशन पैटर्न इज नीडेड फॉर डिफरेंट गोल्स, क्योंकि हर गोल की टाइम होराइजन अलग होती है। तो जो ऑब्वियसली जैसे ही टाइम होराइजन अलग हो गई, वैसे ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आप एसेट एलोकेशन आपको अलग अलग रखनी है गोल्स के लिए। अगर लंबे गोल्स है, इक्विटी एलोकेशन आप ज्यादा रख सकते हो। एक्चुअली उस केस में आपको इक्विटी एलोकेशन ज्यादा रखना पड़ेगा ही, क्योंकि बड़े जो गोल्स होते हैं, जो लाइफ के बड़े फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, उनकी अमाउंट भी बड़ी होती है। जिससे रिटायरमेंट की हम बात करते हैं, रिटायरमेंट की टारगेट कॉर्पस काफी बड़ी होती है, इनॉर्मस नंबर होता है अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को कंटिन्यू रखना चाहते हो इन रिटायरमेंट। तो उस केस में आपको इक्विटी एलोकेशन ज्यादा रखना पड़ेगा ही। लेकिन अगर आपके छोटे गोल्स है, शॉर्ट टाइम होराइजन के गोल्स है, तो ऑब्वियसली आप इक्विटी एलोकेशन या तो नहीं रखोगे या फिर बहुत कम रखोगे, अगर रखोगे भी तो इसलिए अलग अलग गोल्स के लिए अलग अलग एसेट एलोकेशन होने हैं और अलग अलग फाइनेंशियल प्लानिंग भी होनी है उनकी। अलग अलग एक्सेल शीट या एक ही एक्सेल शीट में आप अलग अलग स्प्रेडशीट क्रिएट करोगे और उनकी एसेट एलोकेशन ट्रैक करोगे, उन फाइनेंशियल गोल्स की टारगेट कॉर्पस ट्रैक करोगे हर साल। तो उनकी एसेट एलोकेशन अलग होगी, इक्विटी और डेट की जो बैलेंसिंग होगी वो अलग होगी, पैटर्नल होगी। तो अलग अलग गोल्स के अलग अलग एसेट एलोकेशन होने हैं, ब्रॉडली ये बात है। और उतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू कीप इट अपडेटेड, कॉन्टेक्चुअल एंड इवॉल्विंग। और इसको कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक रियल एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे तो हमने रीबैलेंसिंग की बात की, अगली वीडियो में हम एसेट एलोकेशन की दो एग्जांपल्स देखेंगे, दो अलग अलग टाइप के पैटर्न्स देखेंगे कि कैसे कैसे आप अलग अलग पैटर्न के एसेट एलोकेशन को फॉलो करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। उसके हम रियल एग्जांपल देखेंगे, न्यूमेरिकल एग्जांपल एक्सेल शीट पे। जैसे हमने इस बार रीबैलेंसिंग की देखी, उसी तरह एसेट एलोकेशन की नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दो एग्जांपल लाऊंगा। तो आपको इसको अपडेटेड, कॉन्टेक्चुअल एंड इवॉल्विंग रखना है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये पत्थर में खींची हुई लकीर नहीं है कि एक बार डल गई तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। एसेट एलोकेशन इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, जैसे हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया। इसको आपको अपडेटेड रखना है। जब आपकी थॉट प्रोसेस कुछ बदलती है, अगर आपको लगता है कि इक्विटी इन्वेस्टिंग में आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, अच्छा एक्सपीरियंस आ गया है आपको, आप कंफर्टेबल हो मार्केट के फ्लक्चुएशंस के साथ, तो हो सकता है आप इक्विटी एलोकेशन अपनी बढ़ा भी सकते हो। लेकिन शुरू में हो सकता है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप मार्केट के फ्लक्चुएशन से बहुत एंग्शियस हो जाते हो, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हो, आपको स्ट्रेस हो जाता है, तो हो सकता है कि इक्विटी एलोकेशन आपकी शुरू में कम होगी। लेकिन जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ती है, आपकी थॉट प्रोसेस बढ़ती है, उस हिसाब से आप इक्विटी एलोकेशन को चेंज कर सकते हो, ट्वीक कर सकते हो। तो ये कोई पत्थर में खींची हुई लकीर नहीं है। या आपको डिसाइड करना है कि उस मोमेंट में, उस टाइम फ्रेम में आपकी क्या एसेट एलोकेशन रहनी चाहिए, आपकी थॉट प्रोसेस क्या अलाउ करती है। तो यू हैव टू कीप इट अपडेटेड, कॉन्टेक्चुअल एंड इवॉल्विंग। और इसलिए मैं कहता हूं कि हर साल अपनी एसेट एलोकेशन को आपको चेक करना है, अपनी टारगेट कॉर्पस को ट्रैक करना है और आपको देखना है कि आपकी जो एसेट एलोकेशन है उससे आपकी टारगेट कॉर्पस अचीव होगी या नहीं। और अगर कोई चेंजेस करने हैं, कोई ट्वीक करने हैं, अपनी इक्विटी एलोकेशन को ऊपर नीचे ले जाना है, तो वो चेंजेस आपको करने हैं अपनी एक्सेल शीट में। और उस हिसाब से आपकी एसेट एलोकेशन एक इवॉल्विंग, डायनेमिक चीज रहेगी, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ फिक्स्ड स्टैटिक एक्सेल शीट। तो इसको आपको अपने हिसाब से हर साल चेंज कर सकते हो आप। अगर जरूरत है तो आप चेंज कर सकते हो, अगर जरूरत नहीं है तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग एज वी डिस्कस्ड। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सारी जो हमने टॉपिक्स डिस्कस की, सारी न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देखी, रीबैलेंसिंग की एग्जांपल्स देखी, वो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगी। कोई भी क्वेश्चंस या कमेंट्स हैं, कोई आपको लगता है कि अभी भी कोई डाउट्स आपके क्लियर नहीं हो पाए या फिर कोई क्वेश्चंस रह गए, तो प्लीज उनको कमेंट्स में मेंशन करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे जो प्रश्न है, सारे क्वेश्चंस या डाउट्स हैं, उनको मैं क्लियर करने की कोशिश करूं, एड्रेस करने की कोशिश करूं। क्वेश्चंस बेसिक हो या एडवांस्ड, आप उनको कमेंट्स में मेंशन करें। ये ना सोचे कि कोई अगर बेसिक क्वेश्चन है तो मैं कैसे पुट कर सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। आराम से आप पुट करें, कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में आ रहे हो। Every question is important, every idea is important when it comes to financial planning। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी डिस्कशन और प्रेजेंटेशन आपको पसंद आई होगी। न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को देखने के बाद आपको लगा हो कि ये तो बड़ी आसान चीज है, बड़ी आसानी से आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। और अगली वीडियो में भी मैं आपके पास दो एग्जांपल्स लेके आऊंगा और वहां पे एसेट एलोकेशन के दो डिफरेंट पैटर्न्स को हम देखेंगे, दो डिफरेंट स्टाइल्स से एसेट एलोकेशन को करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके लिए ये और भी इजी हो जाए, और भी आपको इजीली समझ में आने लगे कि इसको बहुत ही इजीली इंप्लीमेंट किया जा सकता है, आपके लिए एकदम स्मूथ प्रोसेस हो जाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारे एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स।
अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।